सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। सो ऑलमोस्ट हमने जैसे लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया हुआ था कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पीएच स्केल पे। अभी तक हमने पूरा बेसिस के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल पे। अब पीएच का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो यस, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ऑलमोस्ट एक डैनिश लैंग्वेज का वर्ड होता है पोटेंशियल डिहाइड्रो, तो उससे आपके पास ये बना हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट पीएच स्केल। सो पीएच स्केल पढ़ने से पहले एक छोटे से टॉपिक पे हम आना चाहेंगे। आपने बहुत सुना होगा स्ट्रेंथ, कि भाई हमारे पास यदि बोला जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, है ना, कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? यदि आप उससे कोई बोलते स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बोल दोगे कि भाई उसमें नंबर ऑफ H प्लस, यदि नंबर ऑफ H प्लस ज़्यादा है मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ H प्लस यदि कम है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ आपकी एसिड की कम है। तो ये कितने H प्लस हमारे पास होंगे तो क्या होगा, कितने H प्लस होंगे तो क्या होगा, तो यही तो बनना है हमें, यही तो पीएच स्केल का लॉजिक का समझ में आएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लें कि यदि एसिड है तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात H प्लस होना चाहिए, यदि बेस है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, OH माइनस होना चाहिए। क्लियर? कितना H प्लस होना चाहिए, कितना OH माइनस होना चाहिए, ये मेन हमारे पास चीज आती है। तो होता क्या है, स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं आपके पास क्या, कंसंट्रेशन, है ना। शायद आपको याद हो, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ी थी। मतलब हमने पढ़ा था कि जितना H प्लस होगा मतलब उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, और जितना कंसंट्रेशन कम, ध्यान समझना, अमाउंट ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमें बताता है कंसंट्रेशन। इसी कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का मतलब होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो यदि हम आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पास कि कितना कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल, और आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया, लीटर। तो हम कह सकते हैं आपके पास की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोल पर लीटर। क्या होती है हमारे पास, मोल पर लीटर। अब इसी में से एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास कि जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है हमारे पास, क्या फाइंड आउट किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है हमारे पास कि जो भी ऑलमोस्ट आपके पास H प्लस होता है, क्लियर, और जो OH माइनस होता है, वो आपके पास वाटर में ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। क्लियर? बात समझ में आ रही कि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट है हमारे पास कि वाटर में जो आपके पास कंसंट्रेशन होती है किसकी, H प्लस और OH माइनस की, वो होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो यदि हम आपके पास इनका मल्टीप्लाई करा दें, H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। कहने का मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, जहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास जो वाटर होता है NH2O, जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एज वेल एज दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम, या ये कह सकते हो हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी जो कंसंट्रेशन का हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है, 10⁻⁻⁴। अब यदि हमारे पास ये इससे बिलो चला गया तो एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है कि 10⁻⁷ से यदि हमारे पास बिलो चला गया तो एसिडिक होगा, और यदि हमारे पास एबव चला गया तो क्या होगा, हमारे पास बेसिक होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यदि आपके पास इतना है तो ये न्यूट्रल है, इससे बिलो है तो एसिडिक, इससे एबव है तो बेसिक। मैक्सिमम बेसिक कितने पे होगा, 10⁻⁻⁴ पे। मैक्सिमम एसिडिक कब होगा, 10⁻�0 पे। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं आपके पास कैसे। तो इसी कंसंट्रेशन को आपके पास पीएच नाम दिया गया, और उसका बोला गया है हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस का लॉग H प्लस। क्लियर? ये मतलब यदि आपको पीएच फाइंड आउट करना है तो पीएच कहीं ना कहीं आपके पास कनेक्टेड है किससे, H प्लस से। बात समझ में आ रही कि H प्लस आपके पास जितना होगा वही डिसाइड करेगा हमारे पास पीएच वैल्यू क्या होगी। अब इसी में एक बहुत अच्छी सी चीज़ समझिएगा हमारे पास क्या, यदि हमारे पास बोल दिया जाए फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन दी गई है 10⁻⁴
मोल पर लीटर ऐसे लिखा होगा आपके पास, तो आप उसकी पीएच फाइंड आउट करो। और याद रखिएगा पीएच में पी आपका छोटा बनता है, एच आपका बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि एच आपका मेन है हाइड्रोजन, क्लियर। पी तो पावर है केवल, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपके पास यदि निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है पीएच माइनस लॉग, और कंसंट्रेशन उसकी दी गई है 10⁻⁴। ये हमारे पास दी गई कंसंट्रेशन, हमने एच प्लस लिखा वो रख दिया। अब लॉग का एक छोटा सा फॉर्मूला, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे आपको। लॉग जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो बेस 10 माना जाता है, क्लियर। यहाँ पर m और इसकी पावर n, यहाँ पर ये हो गया m और इसकी पावर n। तो जब ऐसा लिखा हो तो हम लिख देते हैं इसको n log कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। कहने का मतलब कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, -4 आ गया, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास log 10। और जब कुछ नहीं लिखा होता है तो बेस क्या लिया जाता है 10। और जब आपके पास दोनों चीज़ें सेम होती हैं, बेस भी और जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4, या फिर आप ऐसे भी याद रख लो कि log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, क्लियर। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से pH की वैल्यू क्या आ गई 4। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो मतलब ये जो pH है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? कंसंट्रेशन से। और कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, कि जो आपके पास मोल्स हैं किसके? सॉल्यूट के अपॉन जो वॉल्यूम है हमारे पास सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही है? दोनों जो आपके पास होते हैं H+ और OH-, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ वाटर जब आपका आयनाइज होता है तो H+ आयन भी होते हैं, OH- आयन भी होते हैं। H+ आयन कितने होते हैं न्यूट्रल वाटर में? यस, न्यूट्रल कंडीशन में कितने? 10⁻⁷। लेकिन जो टैप वाटर आता है उसमें 10⁻⁷ नहीं होता, उसमें कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर दूसरे आयन्स भी आ जाते हैं जो ओवरकम कर जाते हैं हमारे पास। बात समझ में? लेकिन यदि आपके पास न्यूट्रल कंडीशन में वाटर है तो आपकी कंसंट्रेशन वहाँ पर क्या होगी? 10⁻⁷ और 10⁻⁷। क्लियर। प्रोडक्ट करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। यदि हमारे पास H+ कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा है, OH कम है, तो इसका मतलब साफ है कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिडिक। यदि OH- कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ कम है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बेसिक। क्लियर। तो अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज pH स्केल। तो बात समझ में आ गई? ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके, जैसे आपके ओलंपियाड हो गए या KVPI हो गया है ना, तो इनमें आपके NTSC, तो इनमें जरूर ये आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। हमने हर बार ऑलमोस्ट पेपर देखा हुआ है जो 10th के स्टूडेंट्स पेपर देते हैं। तो दैट इज ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, OH- की कंसंट्रेशन दी गई होगी और बोल देगा उसकी pH निकालो, तो pH किस पे डिपेंड करती है? H+ पे। बात समझिएगा हमारे पास? कहने का मतलब यदि सपोज करो वो कहते हैं आपसे कि भाई OH- दी गई है 10⁻⁶ और 10⁻⁸, भाई कितना बोलती है हमारे पास? क्लियर। इतनी आपके पास OH- कंसंट्रेशन दी गई, अब सॉल्यूशन की pH निकालो। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब 10⁻⁸ ये है तो अब इसको आप डिवाइड करा दोगे इससे, तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁶। और H+ आपके पास जब 10⁻⁶ आ गया तो आप उसको फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? 6, मतलब pH क्या आ जाएगी? 6। बात समझ में आ रही है? क्लियर है। तो जब कभी भी OH- दिया गया है तो पहले H+ निकालो, फॉर्मूले में रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो आप स्टार्ट करते हैं टॉपिक pH स्केल। तो अब इसमें क्या था लॉजिक हमारे पास, जो आपके पास pH स्केल है, इसमें सिंपल सा लॉजिक यही है हमारे पास। ये आपको याद रखना है कि P आपके पास है, डिनोट कर रहा है किसको? पावर को, और H आपके पास डिनोट कर रहा है किसको? हाइड्रोजन। तो ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। ये आपके पास एक दानिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट वर्ड होता है, पोटेंस डिहाइड्रो। क्लियर। दानिश लैंग्वेज जैसे लैटिन लैंग्वेज होती है वैसे आपके पास दानिश लैंग्वेज भी होती है। तो इसका मतलब पोटेंस का मतलब पोटेंसी से, तो जो पोटेंसी होती है वो पावर को प्रोवाइड करता है, और डिहाइड्रो का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है, तो दैट इज रियल पावर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर। या कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1909 में जो एक आपके पास साइंटिस्ट है सोरेनसन, उन्होंने इसको क्या किया था? डिवाइस किया था, है ना। डिवाइस कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि इन्वेंटेड। फिर उन्होंने स्टडी करी कि भाई हमारे पास कैसे कंसंट्रेशन को हम रिलेट कर सकते हैं इससे, और जब उन्होंने आपके पास स्टडी करी तो वहाँ पर उन्होंने 1909 में ये आपके पास डिस्कवरी प्रोवाइड करा दी कि भाई हाँ हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि कंसंट्रेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी pH क्या है, और pH ही डिसाइड करेगी कि आपके पास वो एसिड स्ट्रांग होगा, वीक होगा, न्यूट्रल होगा कि बेसिक होगा, कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ रही? क्लियर है। तो टाइप ऑफ जो आपका स्ट्रॉन्ग और वीक होगा ये आपका डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ pH स्केल।
तो अब उसने किया क्या हमारे पास, तो उसने एक pH स्केल बनाई। अब वो स्केल आप बोर्ड में ऑब्जर्व करिए हमारे पास। अब इस स्केल को बोर्ड में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर, सिंपल से देखिए जरा हमारे पास लॉजिक हमारे पास बहुत क्लियर है। आपके पास ऊपर लिखा हुआ है pH वैल्यूज फॉर एसिड्स और pH वैल्यूज फॉर बेसिस, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ये स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपके पास, 0 से, क्लियर। अब ये कहाँ तक है आपके पास, 7 तक। अब 7 के बाद आप देख रहे होगे कि फिर हमारे पास आपका ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद आपका कंटिन्यूसली आपका एक बेस की तरफ प्रोसीड होने लगा, क्लियर। तो मतलब ओवरऑल आपके पास कॉन्सेप्ट केवल इतना सा था कि ये आपका 0 से लेकर के 14 तक जा रहा है। तो यदि हम इसमें बोलें कि किस कंडीशन में क्या होता है, तो आप देख लो कि जब 0 से हमारे पास किस कंडीशन पे हो, 3 पे, तो हम इसको कह सकते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए इसको याद रखिएगा, क्लियर। जब आपके पास 3 से किस में चला जाए, 6 में, है ना, या 3 से आप कह दो 5 से, तो मतलब ये क्या है हमारे पास एसिड, ठीक है। यदि 5 से चला गया 7 में, तो क्या है हमारे पास, वीक एसिड, है ना। ऐसे यदि आपके पास 7 पे आ गया, तो आप कह सकते हो भी हमारे पास ये न्यूट्रल है ना। और फिर यदि हमारे पास 7 से चला गया किस पे, 10 पे, सॉरी 9 पे, 10 कह सकते हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये है वीक बेस। फिर यदि हमारे पास सपोज करिए 10 से चला गया किस पे, 12 पे, तो ये हमारे पास हो गया बेस। और यदि हमारे पास 12 से चला गया 14 पे, तो हम कह सकते हैं आपके पास ये जो बेस आपको मिला, ये बेस अब आपके पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है, बात समझ में आ रही हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास pH स्केल का, जहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज है, अब pH स्केल में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से पहले यहाँ देखो ना, यहाँ पर तो 0 था, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, और फिर उसके बाद हमारे पास 12 से 14। तो ये थी हमारी pH स्केल। तो अब उसमें उसने ये बताया कि जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया 4, तो अब आपसे बोला जाए कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 7 से बिलो है तो एसिड होगा, बात समझ में आ रही। 7 से बिलो है तो क्या होगा, एसिड, और 7 से एबव होता तो क्या होता, बेस। 7 पे क्या होता, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने H+ आयन है उतने ही हमारे पास OH- आयन, बात समझ में आ रही। एसिड का मतलब H+ आयन ज़्यादा हो गए और OH- क्या हो गए, कम हो गए। बेस का मतलब OH- ज़्यादा हो गए, H+ क्या हो गए, कम हो गए, बात समझ में आ रही। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट रहेगा। यदि OH- ज़्यादा हुए उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है H+ कम होंगे। कंडीशन समझ में आ रही है। तो हमेशा H+ और OH- आयंस का प्रोडक्ट कितना होगा, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। यहाँ से समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि 10⁻⁻14 का मतलब ये कि pH 14 ही लास्ट होती है और 0 इनिशियल होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि इसीलिए उनका प्रोडक्ट आपके पास -14 जाता है। तो -14 का मतलब हमारे पास ये हो गया कि उस समय स्ट्रॉन्ग बेस था। यदि आपके पास पूरा का पूरा OH- हो गया तो H+ बचा ही नहीं, और जब H+ बचा ही नहीं तो उसकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में आ रही है बस, कंडीशन क्लियर है। सो दैट इज द रीजन हमें इस पे वर्कआउट करना है। क्या कंडीशन हमारे पास कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 14 पे फिनिश हो रहा है। हमेशा H+ OH- का प्रोडक्ट क्या होगा, 10⁻⁻14, दैट इज कांस्टेंट, क्लियर। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है हमारे पास। शायद आपको याद हो जब हमने इंडिकेटर लेक्चर बनाया था, सेकंड वीडियो हमारे पास, तो वहाँ पर हमने 4 इंडिकेटर आपको बताए थे। 4 में हमने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हम तब पढ़ेंगे जब हम pH स्केल पढ़ेंगे। तो आज वो टाइम आ गया जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यदि हम कुछ लिखना चाहें तो ये होता है मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर, है ना। मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे लिख दो वेरियस, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है हमारे पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये किस फॉर्म में रहता है हमारे पास, सॉल्यूशन की फॉर्म में। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये स्ट्रिक्ट फॉर्म में रहता है कि सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, क्योंकि जैसे हमने लिटमस पढ़ा है ना, लिटमस कैसा होता है, स्ट्रिक्ट फॉर्म में, तो लोग इसको भी सोचते हैं कि ये भी स्ट्रिक्ट फॉर्म में होगा, बट ऐसा नहीं है, क्लियर। ये किस फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में। प्रोसेस, है ना, प्रोसेस टू फाइंड pH, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड/बेस, कि मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई ये तो फैक्ट है कि इससे हम यही पता करते हैं कि आपके पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, क्योंकि जब भी जितने भी इंडिकेटर्स थे वो ये तो बता रहे थे
कि ये एसिड होगा बेस होगा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कम से कम इसने इतनी हेल्प तो करी थी कि इसने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या फिर वीक बेस। कैसे करी उसको देख लेते हैं ज़रा। होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि हम लेते हैं एक आपके पास क्या, टेक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप इट इन यूनिवर्सल इंडिकेटर solution, then bring it into another solution which you want to check the change in color observed, the change in color of pH paper is observed. Note down the final color so obtained. क्लियर? क्या हुआ हमारे पास इसमें हुआ ये कुछ ऐसा कि हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, उसकी एक स्ट्रिप ली और इसको हमने सोक किया, डिप कर दिया हमने किसमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन में। डिप करने के बाद उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद जिस भी सॉल्यूशन को हमको टेस्ट करना है कि ये एसिड है या बेस है, हमने उस पर डिप कर दिया। अब डिप करेंगे तो जो उसका फिल्टर पेपर था हमारे पास, वो एक पर्टिकुलर कलर ऑब्जर्व करेगा, सबसे लास्ट में एक पर्टिकुलर डेफिनेट कलर ऑब्जर्व करेगा, और उस कलर के बिहाफ पे आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या क्या है। अब बोलोगे सर कलर से हमको कैसे पता चलेगा, तो आप देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये टेबल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे पास, और इस टेबल में आपको पता चलेगा कि किस पे हमारे पास क्या होता है और किस पे क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले हमारे पास सीरियल नंबर 1, यदि हमारे पास pH वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब आपके पास वो क्या है, डार्क रेड। क्लियर, बात समझ में आ रही? अब आप सोचोगे कि HCl जिसकी pH वैल्यू 0 होती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सेम लॉजिक, वो आपके पास अल्टीमेट रेड, कहने का मतलब कि रेड वो भी होगा हमारे पास, तो जो 1 होता है उसको 0 के अंदर कंसीडर किया जाता है कि 0 और 1 होगा तो सेम कंडीशन आएगी हमारे पास। इसीलिए pH भी आपकी 1 से स्टार्ट हो रही थी ना कि 0 से। तो 0 है पैरामीटर, बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं कि 0 पैरामीटर नहीं है हमारे पास। 0 पैरामीटर ये शो करता है कि उस समय H+ आयन कंसंट्रेशन फुल हो गई, OH- है ही नहीं एक भी, तो 0 तो होगा ही होगा, फैक्ट है। आसन में आ रही है? तो इसलिए यदि 1 लिखा हुआ डार्क रेड, इसका मतलब ये 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है कि हाँ भाई यदि 0 होगा तो भी हमारे पास डार्क रेड कंसीडर करेंगे। ठीक है, नीचे देखिएगा सेकंड नंबर पे रेड, फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑरेंज रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर आपका येलोइश ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर आपका ग्रीनिश ब्लू, ब्लूइश पर्पल, लास्ट में आप देख रहे होंगे पर्पल, डार्क पर्पल वॉलेट एंड डार्क वॉलेट। तो हमने पढ़ा हुआ था कि एसिड है तो डेंजर है, तो मतलब रेड होगा। तो आप देखो ज़रा शुरुआत से आपके पास रेड ही आ रहा है, और फिर हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पहुँचते पहुँचते आपके पास ग्रीन कलर का हो जाता है, तो आप देख रहे हो ग्रीन, उससे पहले आपके पास ऑरेंज और फिर येलो आ रहा है उससे पहले, है ना। तो डैट इज एरिया वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो रहा है, और लास्ट में आते आते आप देख रहे हो कि आपका ऑलमोस्ट डार्क वॉलेट, मतलब वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि हाँ हमारे पास अब आपका स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, फाइनल कलर। ये फाइनल कलर ही ऑब्टेन करेगा कि हमारे पास उसकी pH वैल्यू क्या होगी। अब आप बोलोगे सर क्या इतना ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें? तो अब आप सोचो, कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि भाई इन कलर्स में आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये डार्क रेड है कि लाइट रेड है, क्या है हमारे पास, बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये एक आपको रफली आइडिया देता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स रफली आइडिया। क्लियर? ये आपको एक रफली आइडिया देता है, इसके ऊपर आपको डिपेंड होकर नहीं बैठना कि भाई हाँ ये एग्जैक्टली बता देगा, बट ये रफली आइडिया दे रहा, मतलब ये तो बता ही रहा है ना कि भाई एसिड है। इंडिकेटर ने तो केवल ये बताया आपको कि एसिड है, ये बेस है, लेकिन ये तो ये बता रहा है कि भैया हाँ ये 3 है या 4 है रेंज में है, तो मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी बहुत तो हेल्प आपकी कर ही रहा है पहले वाले केस से कंपैरिजन में ज़्यादा। तो डाटी जरिए इसको हम पढ़ते हैं। तो आपके पास आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी बता दो फिर कि ओरिजिनल pH कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए हमारे पास होता है क्या, pH मीटर।
ये जो पीएच मीटर होता है हमारे पास, ये आपके पास ओरिजिनल स्केल आपका मेजर करता है कि हमारे पास उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। क्लियर कि डैट मीन्स यहाँ पर आपका 0 से 14 तक इंडिकेटर्स बने होते हैं, मतलब लाइनें बनी होती हैं जैसे स्केल में होती हैं। तो वहाँ पर जिस भी लाइन पे जाकर के आपका सॉल्यूशन जिस भी पीएच वैल्यू का होगा, ये उस पर आपका जाकर के उसको रुक जाएगा, जो उस पर लिक्विड फिलअप रहता है। तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये पीएच वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट इस सॉल्यूशन की थी। क्लियर। सो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस की पीएच पढ़ लेते हैं। सो आप देखिएगा जरा, हमारे पास एक टेबल आ रही होगी साइड में। अब उस टेबल में आपके पास लिखा हुआ है जो कॉमन ऑलमोस्ट यूज के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें पीएच वैल्यू क्या यूज होती है। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से। वाटर आपके पास सीधा से लॉजिक हमने बताया न्यूट्रल होता है 7। मिल्क जो आपका फ्रेश होता है वो कितना होता है आपके पास 6.5। एज वेल एज कोल्ड ड्रिंक्स हमने पढ़ा था वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड 6.0। लेमन जूस सेम, सिट्रिक एसिड आपका 2.5, विनेगर एस्टिक एसिड 4.0, डाइल्यूट एचसीएल 1.0। क्लियर। और जो कंसनट्रेट एचसीएल होता है वो आपका 0 होता है, याद रखना हमारे पास, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास H+ आयन होते हैं। फिर उस तरफ देख रहे होंगे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमने बताया था एंटासिड होता है 10.5। उसके बाद आप देख रहे हो टूथपेस्ट हमने बताया था बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए सुबह शाम करना चाहिए, है ना 8.0। बेकिंग सोडा हमने पढ़ाया था आपको NaHCO3 8.5। ब्लड ये आपका 7.4। कॉफ़ी हो गया 5.0 और लास्ट है टोमेटो जूस 4.1। क्लियर। तो आप ब्लड वाला लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास कि ब्लड भी हमारे पास मोस्टली आपका कैसा होता है बेसिक। यदि आपका ब्लड यदि एसिडिक हो गया तो फिर वहाँ से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दैट इज द रीजन कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देख लो जरा हमारे पास, जैसे आपके पास आपने बोले मिल्क तो हो गया सर, अब आप सर कार्ड भी बता दो सर। तो ठीक है, कार्ड भी देख लो आप 4.5 से 5.5। क्लियर। तो बोलो सर हमारे माइंड में एक और डाउट आ गया। बोलो क्या डाउट आ गया। बोलो सर कॉफ़ी आपने बता दी, हाँ बता दी। बोलो सर टी की भी बता दो। चलो देख लेते हैं जरा, टी की देख लेते हैं। खैर कौन सी टी देखोगे आप, चलो देख लेते हैं 1 बाई 1। ब्लैकबेरी है ना, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास एसिडिक होती है, नियर अबाउट 2 से 3। ऐसे दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है लेमन, है ना, तो ये होता है हमारे पास 3। फिर आपके पास तीसरा आ जाता है हमारे पास ब्लैक टी, सुना है ना आपने। खैर सुना तो बोल लीजिए सर, सब है हमने 5.5 तक। फिर ऐसे आ जाती है आपके पास मिंट, मिंट तो जानते हो आप, पुदीना, तो ये हो जाता है हमारे पास 6 से 7। और ये जो ऑलमोस्ट मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं ग्रीन टी, पीते तो ब्लैक टी भी है, ये होती है आपके पास 7 से 10। बोले सर टी का तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया। खैर तो क्यों पूछा था आपने, बात समझ में आ गई हमारे पास। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि ये जो पीएच वैल्यू है ये हो गई टी की, ये हो गई हमारे पास कर्ड की। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास। अब आप देख रहे होंगे इसमें एक और हमारे पास टेबल आ रही होगी। अब इस टेबल को जरा ऑब्जर्व करिए। ये जो टेबल हमारे पास है इसमें कुछ आपके पास अनदर सॉल्यूशंस हैं जो आपकी पहली टेबल में हमने नहीं पढ़े थे। जैसे पहला लिखा हुआ है सलाइवा बिफोर मील, तो अब बिफोर मील जो सलाइवा होती है वो हमारे पास क्या होती है, बेसिक होती है। सलाइवा समझ रहे हो ना, जो लार होती है हमारे पास, है ना, तो वो आपकी बिफोर मील, मील का मतलब खाना खाने से पहले कैसी होती है आपके पास, बेसिक। लेकिन जैसे ही खाना खाया आपने तो होता क्या है, खाना खाने में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो जाकर के आपके दांतों में ट्रैप हो जाते हैं, है ना। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका हमारे पास क्या, कि जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लो इसमें अभी तक जितना हमने पढ़ा, हालांकि पहले वाला भी था। तो बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास कि जैसे ही खाना आपने खाया तो जो कुछ ना कुछ आपके वो होते हैं फूड पार्टिकल्स, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। यदि ट्रैप नहीं भी होते हैं तो क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट आप ग्लूकोज को क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन करा रहे थे, तो कुछ ना कुछ पोर्शन हमारे पास बैक्टीरियाज का प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया जा करके हमारे पास ऑलमोस्ट टीथ में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। और जब बैक्टीरिया रहेगा तो बैक्टीरिया का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो डैट इज रीजन कि वो माउथ का नेचर भी आपके पास क्या कर देगा, एसिडिक। और डैट इज रीजन अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें टूथपेस्ट करना चाहिए। सुबह ही लिखा हुआ हमारे पास कि सलाइवा आफ्टर मील क्या हो गई 6.5, देखिए एसिडिक हो गई। लेमन जूस सेम कंडीशन 2 से 3। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, अब ये कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक का मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक में हमने बताया था कि पीएच वैल्यू 6 होती है और वीक एसिड होता है, डैट इज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कॉफ़ी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टोमेटो जूस 4 से 4.5। टैप वाटर हमने आपको उसी समय बताया था कि टैप वाटर में प्योर नहीं होता है क्योंकि उसमें अदर आयंस भी होते हैं। तो डैट इज रीजन 6.5 से 7.5। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे NaOH 14 और ये आपका 1 MSCl, मतलब ये कंसनट्रेट HCl की बात कर रहा है। और इसमें आपकी पीएच वैल्यू हो जाती है क्या, 0, बिकॉज दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ओके, खैर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं
इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। क्लियर? तो वन बाय वन बोर्ड में आ रहे होंगे पॉइंट्स, आप उनको देखते रहिएगा, प्रॉपर्ली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो पहला हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे पास, उसमें आपके पास जो पीएच है वो कैसे रोल प्ले करता है। तो अब इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे आपने फूड ऑलमोस्ट एक्सेप्ट किया, तो फूड जैसे ही आपके पास स्टमक में जाता है, स्टमक की जो वॉल होती है हमारे पास, वो आपका ऑलमोस्ट जनरेट करती है पेप्सिन को। अब पेप्सिन क्या करता है हमारे पास, पेप्सिन आपके पास पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है लेस देन 2 पे। अब समझ लीजिए लेस देन 2 होगा मतलब ये आपके पास कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है। तो पेप्सिन का वर्क ही यही होता है हमारे पास कि ये जो पीएच वैल्यू है उसको आपका लेस देन 2 क्या करे, मेंटेन करे। अब जब ये पीएच वैल्यू हमारे पास 2 से लेस हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो फूड है वो हमारे पास आपका ऑलमोस्ट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि फूड ही सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट करता है, फूड के साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, तो जब आपके पास उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में रख देंगे तो उनका जो हमारे पास एसिडिक नेचर होता है वो भी आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे वीक मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के सामने रख दो तो उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी हमारे पास। और आप बोलो कि पेप्सिन क्या है, तो ये आपका एंजाइम होता है, बायो में आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये एंजाइम पेप्सिन ही है हमारे पास। तो ऐसे आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपियाड में, या फिर आपके पास ऑलमोस्ट अदर जो एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई जहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो मेन वर्क हमारे पास है, जो एसिड आपका मेंटेन कर रहा है, वो कौन सा एंजाइम है आपके पास, पेप्सिन। और यदि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई बॉडी में तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमको वहाँ पर एंटासिड लेना पड़ता है। अब एंटासिड के लिए हमने पढ़ा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी टैबलेट होती है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और बेकिंग सोडा की भी होती है, दैट इज NaSO3। क्लियर? अब आ जाते हैं आपके पास सेकंड नंबर पॉइंट पे। तो सेकंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है पीएच चेंज कॉजेज टूथ डिके, कि जो पीएच चेंज है उसकी वजह से हमारे पास टूथ डिके भी हो जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। होता क्या है इसका, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि पीएच में कैसे हमारे पास टूथ डिके हो जाता है ना। तो ये जो आपके पास ऑलमोस्ट जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने में हमने पढ़ा कि नॉर्मली आपके पास बैक्टीरिया जनरेट होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप कभी मीठा खाना खाते हो, शुगर, तो उसमें आपके पास और ज़्यादा आपकी बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं। और फिर आपने यदि माउथ अपना रिंस नहीं किया, गार्गल नहीं किया, तो क्या होगा हमारे पास कि वही बैक्टीरिया जब बने रहेंगे तो वो करते 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 हमारे पास अंदर का माहौल और ज़्यादा एसिडिक कर देंगे। और जब अंदर का माहौल और ज़्यादा एसिडिक कर देंगे तो आप यकीन मानिए कि रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी क्या, CA3PO4 टू द होल ट्वाइस। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है टूथ एनेमल। क्लियर? जिससे कि आपके पास जो दांत है वो बना होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है क्या, CaCl2 प्लस H3PO4। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये कौन सा एसिड है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसीडर में आता है। और ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्ट। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये आपके पास इस कंडीशन पे उसको क्या करने लगता है, कोरोड करने लगता है। क्लियर? और ये कंडीशन होती है जब आपके पास पीएच वैल्यू क्या हो जाए, नियर अबाउट 5.5। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि यदि हमारे पास वो जो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल आपका एसिडिक हो गया, कि दैट मीन्स पीएच वैल्यू 5.5 आ गए, तो उस समय आपका ये जो HCl होता है वो रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि सलाइवा में तो प्रेजेंट होता ही है HCl, तो वो तुरंत इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास उसको सॉल्ट प्लस एसिड में कन्वर्ट कर देता है। करने का मतलब कि आपके पास उसकी जो शाइनिंग होती है उसको वो कोरोड करने लगता है। इसीलिए आपके पास किन्हीं लोगों के यदि दांत बहुत ज़्यादा येलोइश होते हैं तो इसका मतलब आपके पास उसमें बैक्टीरिया जरूर प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट होने वाला है। खैर नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट देखिएगा हमारे पास काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, एसिड्स इन मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, कि जब हमारे पास कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके पास जो मसल्स होती हैं वो पेन क्यों करने लगती हैं। मसल्स समझ रहे हो ना, जैसे ये हो आपके पास ये तो पेन क्यों करने लगते हैं हमारे पास। उसका लॉजिक ये होता है कि जो ये प्रोसेस होती है ये होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये होता क्या है, ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर?
कि यहाँ पर जब हमारे पास डिकम्पोजिशन होता है किसकी एब्सेंस में, ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास जनरेट होता है क्या, लैक्टिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास, क्लियर, कि जब कभी भी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब जो फूड है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ से आपका लैक्टिक एसिड होगा। और यही लैक्टिक एसिड जब मसल्स में चला जाता है तो वही आपका ऑलमोस्ट पेनफुल हो जाता है। और दैट इज द रीजन कि यदि आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा आज एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज़्यादा डंबल उठा लिए, अब क्या करूँ मैं, तो तुमको एक एसिडिटी की, ये जो आपके पास एक्सेस एसिड हो गया इसको कम करने के लिए वो क्या करेगा, एंटासिड प्रोवाइड करा देगा। एंटासिड का मतलब टैबलेट जो आपकी बेस की होंगी, और जब आप उसको खाओगे तो ये एक्सेस एसिड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा और आप सोचोगे कि हाँ भाई ये तो दर्द से आराम मिल गया। लॉजिक समझ में आ रहा है, फील समझ में आ रही है आपको कि मतलब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, आपके पास बात समझ में आ रही है। यदि हम बोलें कि आपके पास, आप बोलोगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बोलो सर हम तो कुछ बोलते ही नहीं, आप ही बोल लेते हो, हमें पता ना आप क्या बोलोगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि बात आती है तो उसको बोलते हैं एरोबिक, क्लियर। ये एनारोबिक है, वो एरोबिक होता है। उसमें क्या होता है, सेम कंडीशन, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, वो आपका एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट आपका ब्रेकडाउन होता है। बात समझ में आ रही। ऐसे आपके पास एक छोटा सा हमारे पास कहानी याद आ गई या किस्सा याद आ गया। हुआ ये कुछ ऐसा कि एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट सुबह मुंह फुलाए बैठा था, इतना ज़्यादा उसका मुंह फुला हुआ था। हमने उससे पूछा भाई क्या कर लिया, भाई पापा ने ज़्यादा मार दिया क्या। बोले नहीं सर, हमने सर KMNO4 पी लिया। और हमने कहा ये क्या मजाक है, KMNO4 समझ रहे ना, पोटेशियम परमैंगनेट। बोला सर हमने ये पी लिया। तो अब हमने उससे बोला कि भाई तुमने KMNO4 क्यों पी लिया। बोला सर वो एक्चुअली डॉक्टर के पास गए थे सर, दांत में सर बहुत दर्द था, तो सर उसने बोला कि इससे भाई गार्गल कर लेना, और गार्गल के चक्कर में सर वो अंदर चला गया सर। तो हमने बोला अंदर चला गया तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी, उससे तो और अच्छा था कि जो अंदर का एसिड था तुम्हारा उसको न्यूट्रलाइज कर देता। क्यों, क्योंकि KMNO4 कैसा होता है, ऑलमोस्ट एल्कलाइन इन नेचर होता है ना, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये हमारे पास अंदर यदि चला भी जाता तो क्या प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने बोला कितनी बार गार्गल किया था। बोला सर 10 बार। हमने कहा अब समझ में आ गया हमको क्या मतलब था इसका। इसका मतलब ये था कि भैया वो पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके पास उसमें कैविटी ज़्यादा हो गई थी। डेंटल कैविटी का सबसे बड़ा रीज़न यही है, बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ होना। और बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होगी, जितना मीठा खाओगे आप, खाओ मीठा, लेकिन आप उसके बाद उसको अच्छे से ब्रश कर लो, रिंस कर लो, ताकि आपके पास जो बैक्टीरिया जनरेट हुआ है वो सारा का सारा आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कैसे होगा, टूथपेस्ट करोगे, टूथपेस्ट होता है बेसिक, है ना। तो जब टूथपेस्ट बेसिक होता है, जब आप उसको करोगे तो वो आपके बैक्टीरिया मतलब उनका एसिडिक नेचर को किल कर देगा, तो बैक्टीरिया वहाँ से क्लीन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इसलिए जब कभी भी मीठा खाओ तो आपको मुंह, जो आपका माउथ है, उसको ज़रूर गार्गल करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। भाषण में ब्रश कर सको तो बहुत बेटर है। तो हमने बोला कि अब इसमें क्या कहानी समझ में आ गई, इसमें ये समझ में आ गया कि उसने अपनी डेंटल कैविटी जो एसिड ज़्यादा हो गया था उसके चक्कर में उसने इतना ज़्यादा बेस से गार्गल कर लिया कि अब बेस ज़्यादा हो गया अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि एसिड ज़्यादा होगा तो पेन होगा, बेस ज़्यादा होगा तो पेन होगा। तो मतलब उसका जो माउथ इतना स्वेलिंग कर गया, वो क्यों कर गया, क्योंकि आपके पास बेस अंदर का एनवायरनमेंट उसने बहुत ज़्यादा बेसिक कर लिया। और उससे जो खाने के टेस्ट समझ में आ रहा, बोले नहीं आ रहा। तो हमने कहा बस ये रीजन है हमारे पास, बात समझ में आ रही है। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब बोलो सर किस्सा भी सर आपको पढ़ाई से रिलेटेड था, तो क्या सोच रहे थे अब हम क्या कोई कहानी सुनाएंगे अलादीन की। खैर आगे देखिएगा हमारे पास। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि जब आपके पास ऑलमोस्ट जब दांतों में दर्द होता है तो डॉक्टर जो आपको सॉल्यूशन देता है वो कौन सा होता है, KMNO4। इसके पीछे आपका ये भी ऑब्जर्वेशन छिपा हुआ था। तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा हमारे पास, मसल्स की बात रहते हैं आपके पास। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। सीधा सा लॉजिक है कि जैसे आपके पास मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं, जब pH वैल्यू 7 होती है तो ही आपके पास ग्रोथ करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन होनी चाहिए सॉइल की, है ना। कभी कभी क्या होता है कि सॉइल में ज़्यादा आपकी ग्रोथ नहीं होती है, हो रही होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपने देखा होगा कि हम उसमें क्या नाम है, ऑलमोस्ट कंपोस्ट मिलाते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स क्यों मिलाए जाते हैं, ताकि यदि हमारे पास वो ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको वो क्या कर सकें, हमारे पास न्यूट्रलाइज कर सकें। यदि वो बेसिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसीलिए आपके पास कभी भी ऑलमोस्ट जब आपको ऑलमोस्ट कहीं भी फार्मिंग करनी हो तो पहले आपके पास हमारे पास उसकी pH रेंज जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई इसकी सॉइल की pH क्या है, क्या हम उसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्या उस रेंज में है। यदि नहीं है तो फिर वहाँ पर फसल आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, चाहे आप जितना से ज़्यादा फर्टिलाइज़र वेस्ट कर दो। बात समझ में आ रही है। आपने देखा भी होगा कभी कभी बंजर ज़मीन जिसको बोलते हैं,
मतलब वहाँ चाहे आप जितना ऑलमोस्ट फर्टिलाइजर डाल दो लेकिन कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो एसिड पीएच है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, बात समझ में आ रही है, हाई हो गई है। सो ये लॉजिक होता है हमारे पास। ऐसे ही आपका ह्यूमन है, ह्यूमन 7 से 7.8 पीएच पे आपके पास अच्छे से वर्क करता है। यदि आपकी उसके पीएच कम या ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। यदि आपकी ये इरिटेशन होती है, क्यों होती है? ये इसीलिए होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अब ध्यान समझना, पीएच का सारा लॉजिक किससे? कंसंट्रेशन से। पीएच किससे रिलेटेड है? कंसंट्रेशन से। यदि पीएच ज़्यादा होगी, बहुत ध्यान से, पीएच यदि ज़्यादा होगी हमारे पास तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम जनरेट होगी, क्योंकि 7 से 7.8 तक ही तो ऑलमोस्ट प्रॉपर वर्क करना है और पीएच ज़्यादा होती टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आयंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ही तो आपकी हीट एनर्जी आती है और वही तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन डिसोसिएट होगा, मतलब पीएच और बढ़ती चली जाएगी। तो पीएच और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगी, प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि ये जो सारी स्टडी हम पढ़ रहे हैं ना, ये किस पे पढ़ रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे। कि पीएच किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ऐसे मत सोचना आपकी पीएच किसी भी टेम्परेचर पे वहाँ पास। क्लियर? टेम्परेचर इफेक्ट डालता है पीएच को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट नंबर हमारे पास सेल्फ प्रोटेक्शन इन केमिकल वॉरफेयर। अब केमिकल वॉरफेयर का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये एक तरीके से युद्ध हो रहा है हमारे पास। युद्ध का मतलब आप चींटी को ऐसे हाथ लगा दिया, चींटी ने काट लिया, आपको पेन होने लगा। क्लियर? आप जा रहे थे रास्ते में, एक ऑलमोस्ट बी आई उड़ते उड़ते यहाँ काट के चली गई, फुलाए घूम रहे हो आप। खैर बात समझ में आ रही? आप गए, कभी पता चला किसी ट्री को आपने छुआ जिसमें कांटे निकले हुए थे, आपने जैसे कांटा लगा आपके हाथ में, दर्द होने लगा। भैया ये युद्ध हो रहा है। क्या युद्ध हो रहा है? जैसे आपने चींटी को छुआ, उसको लगा आप उसको मार दोगे, उसने आपने सेल्फ डिफेंस किया। कैसे? केमिकल के थ्रू। केमिकल वारफेयर, मतलब वार का मतलब युद्ध हो गया, केमिकल के थ्रू। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसने केमिकल आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, आपको पेन होने लगा। मधुमक्खी आई, जैसे ही हिट करी तो आप उसको लगा कि आप उसको मार दोगे या आपसे हिट करके वो कहीं और नहीं जा पाएगी। तो डैटीजरियन उसने क्या कर दिया? कट कर दिया, अपना स्टिंग कर दिया, वहाँ पर डंक मार दिया। तो क्या हो गया? वहाँ से एसिड इंजेक्ट कर दिया उसने। ऐसे आपके पास वैस्प होता है, वो भी एसिड कर देता है। अब बोलो बेस कर देता है। अब बोलो वैस्प क्या होता है सर? तो अब इसमें देखिएगा जरा हमारे पास लॉजिक क्या होता है, बड़ा सिंपल सा। जैसे बी स्टिंग होती है तो बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। क्लियर? जो आंट स्टिंग होता है हमारे पास उसमें होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास जो वैस्प होता है, वैस्प में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो सबको पता होगा, नाम नहीं लिख रहा है। क्या होता है? MgOH2। ऐसे जो नेटल लीव्स होता है हमारे पास, नेटल लीव्स, इसमें होता है आपके पास सेम मेथनोइक एसिड, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है CH3COOH। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास, याद रखिएगा इसको, है ना। तो ये आपके पास नेटल लीव्स का मतलब समझ रहे हो? ऐसे ट्री मतलब जो कांटेदार होते हैं, कांटे जिसमें लगे होते हैं हमारे पास, तो जब उनको छुओ तो आपके पास पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि तुरंत आपकी बॉडी में वो एसिटिक एसिड ही तो है, क्या कर देते हैं हमारे पास? मेथनोइक एसिड को रिलीज कर देते हैं। ऐसे आपके पास बी में भी यही होता है, मेथनोइक एसिड। आंट में होता है फॉर्मिक एसिड। वैस्प क्या होता है? वैस्प ना तो बी होता है ना तो आंट होता है, इसके बीच का होता है हमारे पास एक इंसेक्ट जो आपका बेसिक ऑलमोस्ट प्रोवाइड कराता है नेचर। तो डैटीजरियन उसकी वजह से पेन होता है। तो याद रखिएगा कि वैस्प में जब रिलीफ चाहिए तो आपको एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन जब इन तीनों केस में चाहिए आपको तो बेस की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे क्या होता है, कभी कभी रास्ते में आप जा रहे हो, कोई कीड़े ने काट लिया आपको, इंसेक्ट ने काट लिया, अब आप पता चला उसमें टूथपेस्ट लगा रहे हो लेकिन आराम नहीं मिल रहा। इसका मतलब साफ है कि वो भैया टूथपेस्ट नहीं, उसने नहीं काटा जो आप सोच रहे थे, काटा इसने आपके पास। तो उसमें फिर एसिड, उसमें फिर लेमन ट्राई करो। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो दैट इज़ द थिंग, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे थे कि पीएच वाला टॉपिक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लास्ट आपके पास, लास्ट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आ गया होगा हमारे पास, ये आपने पढ़ा बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। जो कॉपर के बर्तन होते हैं ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, क्यों हो जाती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला पढ़ा था हमने आपके पास, क्या था? CuCO3.CuOH2 तो जैसे आपने देखा होगा FTV में एडवर्टाइज आता है, नींबू शक्ति, बर्तन को धो के बिल्कुल बराबर कर दे, चमक आ जाए। तो वही लॉजिक होता है कि ये होता है बेसिक इन नेचर और जो आपके बर्तन होते हैं उसमें एसिडिक नेचर होता है। या आप ये समझ लो कि ये बेसिक इन नेचर हो गया, कॉपर की बात कर रहे हैं केवल, ये बेसिक इन नेचर हो गया। क्लियर?
तो जब हम इसमें आपके पास कोई ऐसा ऑलमोस्ट लिक्विड इसमें डालते हैं जिसमें आपका एसिड है, तो ऑब्वियसली बात है एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके इसको रिमूव कर देगा। तो दैट इज रीजन की जो नींबू शक्ति का मतलब ये है कि वो जो आप यूज कर रहे हो वॉश करने के लिए यूटेंसिल्स को, वो एसिडिक नेचर में है, और जो लेयर कॉपर यूटेंसिल में है वो बेसिक नेचर की है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके इसको क्लीन आउट कर देंगे और बर्तन आपका चमकने लगेगा। खैर बात समझ में आ रही है बस। तो यहाँ से पीएच खत्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अच्छे से समझाया हमने आपके पास। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपके पास किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हमारे पास, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे टॉपिक होगा सॉल्ट। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।